हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जिस नर्व इम्पल्स कंडक्शन की बात हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे और हम आपसे कह रहे थे कि डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा और एक्सॉन सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। याद करिएगा पुरानी बातें, एक बार सब चेक कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। यस, तो यस वही बात हमें समझनी है कि कैसे एक्चुअल में होता है सब। तो न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल्स हैं जिसमें थोड़ा सा भी इम्पल्स या कोई मैसेज आएगा तो उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। ये कैसे? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की वो हमेशा पोलराइज स्टेट में होती है। क्या होता है ये? डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्या आप जानते हैं कि किसी भी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो क्यों पोलराइज्ड होती है? उसका रीज़न है, आप नोट कर लीजिए। बिकॉज द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम की वजह से, है ना। आपको मालूम है कि पोटेशियम अंदर जाता है, सोडियम बाहर जाता है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। यस, डिफरेंट यानी कि बिकॉज द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन आर इन पोलराइज स्टेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल सिस्टम। हमें मालूम है कि अलग अलग प्रकार के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, न्यूरल मेम्ब्रेन में। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन। ये जो आयन चैनल हैं ये डिफरेंट आयन के लिए सेलेक्टिवली परमेबल हैं। किसी समय किसी को आने देंगे तो किसी समय किसी को आने देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी रेस्टिंग स्टेज में है, यानी कि पोलराइज स्टेज में है, पोलराइज स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है, आप कुछ भी कह लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये रेस्टिंग कंडीशन वाली। व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेज, मतलब कोई स्टिमुलस उसको नहीं मिला है, उस समय क्या होगा? न्यूरॉन की जो एक्सोनॉमल मेम्ब्रेन है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन कह लीजिए या एक्सोलेमा कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे एक्सोनल मेम्ब्रेन कहिए या आप इसे एक्सोलेमा कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब रेस्टिंग स्टेज में होगा न्यूरॉन, एट दैट टाइम एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, मतलब ये पोटेशियम के प्रति ज्यादा परमेबल होगी, एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। मतलब सेल के अंदर, न्यूरॉन सेल के अंदर या न्यूरॉन से पोटेशियम बाहर जा तो सकता है लेकिन नियरली इम्परमेबल लिखा है, मतलब लगभग सोडियम अंदर नहीं आ सकता। Similarly, membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. Means what? मैं आपको चल के दिखाऊं। ये देखिए, ये आपकी रेस्टिंग स्टेज की कहानी है, मैंने पूरा बना रखा है। आप देखिए, पोटेशियम को तो बाहर जाने देगा सर, पोटेशियम को तो बाहर जाने देगा, पोटेशियम को बाहर जाने दे रहा है, पोटेशियम को बाहर यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, यानी ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज के दौरान पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा लेकिन प्रोटीन बाहर नहीं जाएगा। यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रोटीन बाहर देख लीजिए नहीं जा रहा है, अंदर ही रुका हुआ है। ये आपकी एक्सोलेमा है, यानी यहां से पोटेशियम के लिए अलाउ है, पोटेशियम जा सकता है, पोटेशियम के लिए यस और प्रोटीन के लिए नो। किस समय? रेस्टिंग स्टेज। सोडियम के बारे में तो भूल जाइए, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। नॉर्मल केस में अगर हम आपसे बात करें तो सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और उसके बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर सोडियम ज्यादा है। जहां पे भी आप देखेंगे बाहर सोडियम ज्यादा है। तो रेस्टिंग स्टेज के दौरान पोटेशियम बाहर तो जा सकता है लेकिन सोडियम अंदर आ नहीं सकता। अब आप बताइए, जैसे जैसे पोटेशियम, अब इसके आगे की कहानी हम बाद में बात करेंगे, टुकड़ों में ही इसको समझते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन यानी कि नो इंपल्स कंडक्शन। एक्सोलेमल या एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हाईली परमेबल फॉर पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल फॉर सोडियम। लेकिन
इम्परमेबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म से प्रोटीन बाहर नहीं जाएगा। रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। किसके लिए परमेबल है? पोटेशियम के लिए। किसके लिए इम्परमेबल है? सोडियम के लिए। किसके लिए एकदम पक्का इम्परमेबल है? प्रोटीन के लिए। ये कहानी क्लियर? बोलिए, ये कहानी क्लियर? ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा। अब इससे होगा क्या वो समझिए। जब, ध्यान से समझिएगा, जब पोटेशियम बाहर जाएगा यानी एग्जिट ऑफ पोटेशियम, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। एग्जिट ऑफ पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जब ये बाहर जाएगा पोटेशियम तो जाहिर सी बात है कि यहां और यहां में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा, इधर नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस एग्जिट ऑफ पोटेशियम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चेंज 0 मिलीवोल्ट से -5 मिलीवोल्ट, -10 मिलीवोल्ट, -50 मिलीवोल्ट। व्हेन आरएमपी मतलब resting membrane potential reaches at the level of -60 to -90 या एक आप मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट, लगातार पोटेशियम बाहर जा रहा है। रेस्टिंग स्टेज में कितना है? -70 मिलीवोल्ट पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस लगातार डेवलप हो रहा था। किसकी वजह से? पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से। कहां? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में। कहां से? इंट्रासेलर फ्लूइड से। इंट्रासेलर मतलब एक्सोलेमा के अंदर से एक्सोलेमा के बाहर जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और लगातार पोटेशियम के बाहर जाने से पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये कितना हो गया? -70। हाउ मच? -70, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आप वो माइनस को लेके मत बात करिएगा, मैं बस इतना कहता हूं कि ये कहां पहुंच गया? -70 मिलीवोल्ट पे। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा, इससे होगा क्या, बात समझें तो पॉइंट आउट करें चीजों को। सिमिलरली पूरी बात हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन contains high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of Na। कहां? एक्सोप्लाज्म में। मैं आपको यह बात पीछे बता के आया हूं कि एक सवाल यहां पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारी एक्सोलेमा है तो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सोप्लाज्म हो जाएगा। यहां पे Na बहुत कम है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। ये बात मैं चल के आगे दिखाऊं आपको, जो अभी थ्योरी में पढ़ा। यस, एक्सोप्लाज्म मार्क कर लेते हैं। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ के, पक्का। नेगेटिवली चार्ज, ऐसा नहीं कि बाहर जा रहा तो कम हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा हाई है। और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। इन कंट्रास्ट, जस्ट अपोजिट, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ K+। बाहर K+ हमेशा कम होता है और वहां पे ज्यादा क्या है? Na, एंड दस फॉर्म्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं आप? हम बाहर ही ले जा रहे थे पोटेशियम को, बाहर ही ले जा रहे ना, जब परमिलिटी की वजह से। तो इन कंट्रा, और एक बात सुनिए, दस फॉर्म दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump which transport 3 Na outside and 2K inside। इसको थोड़ा और लहजे में बात करते हैं, चल के बाहर समझिए। देखिए यहां पे मैंने आपसे अभी जो बात कही है उस पे एनसीईआरटी ने बहुत कम लिखा है, आधी बात वो मन में रख लेते हैं। मैंने कहा ये जो बात अभी लास्ट में पढ़ी ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिएगा कि अगर ये आपका न्यूरॉन के अंदर की सेल है तो यहां पोटेशियम ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, Na ज्यादा होता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। और जब लगातार K+ बाहर भाई ये तो ज्यादा होता है, आप ये मानो ये ज्यादा होता है। अब जब रेस्टिंग कंडीशन में परमिलिटी बढ़ गई तो K+ लगातार ज्यादा होता जा रहा है, तो इससे क्या डेवलप हो गया? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया, -70 मिलीवोल्ट मान लीजिए हो गया। अब
अगर ये लगातार और ज्यादा निकल जाएगा बाहर पोटेशियम, तो ये सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से जब ये -70 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है, उसी समय हमारा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है। क्या? ध्यान से मैं समझा दूं, दिस इज आवर एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, यहां पोटेशियम बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, Na बहुत ज्यादा है। ये एक बेसिक फंडा है। दिस इज ECF, दिस इज ICF। ठीक है, अब सुनो, नोट कर लेना इसको कहीं। और जब ये पोटेशियम के लिए गेटेड चैनल खुल जाएंगे, कब? रेस्टिंग कंडीशन के दौरान। रेस्टिंग कंडीशन के दौरान ये K+ बाहर जाने लगेगा, और जब K+ बाहर जाने लगेगा, तो जब हमारा RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा, उसी समय यहां पे एक सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो करेगा क्या? वो 3 सोडियम को बाहर लाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाएगा। 3 सोडियम को बाहर लाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 3 सोडियम आउटवर्ड, मतलब यहां से 3 सोडियम बाहर लाएगा और अंदर 2 पोटेशियम बाहर ले जाएगा। मतलब अगर यहां से पोटेशियम निकलता भी रहेगा तो भी ये अंदर करता रहेगा, ये पोटेशियम निकलता रहेगा, ये अंदर करता रहेगा। बात समझ पा रहे? अब आप कहेंगे सर सोडियम को क्यों निकाल रहे हो? सोडियम भी थोड़ा बहुत अंदर गया होगा, क्योंकि नियरली इम्परमेबल था ना, वो लिखा नहीं है तो आपको समझना है। और इसे बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिवली मेंटेन किया जाता है। और कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, बात को समझना, पोटेशियम प्रोटीन अंदर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है। अब जब रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम बाहर निकलने लगा तो उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा, जो 3 सोडियम ICF से बाहर लाएगा और 2 पोटेशियम अंदर डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन एक्सोप्लाज्म इनसाइड। ये इसका मतलब आप इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो बात लिखी वो आप बस याद कर लीजिए। दीज ionic gradient is known as resting membrane are maintained by active transport of ion। ये देखिए, ये जो हमारा RMP है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। और आप ध्यान से देखिए, 3 सोडियम आउटवर्ड जा रहे हैं, ECF में जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर इनटू सेल जा रहे हैं। और प्रोसेस कैसी है? एक्टिव है। RMP कैसे डेवलप हुआ? ये सवाल बताइए। RMP कैसे डेवलप हुआ? जब K+ इफ्लक्स हुआ था, K+ का इफ्लक्स हुआ था। RMP को कैसे डेवलप हुआ? जब रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम बाहर आने लगा। RMP को मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। RMP को मेंटेन करने के लिए क्या ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? तो यस, इट इज एक्टिव प्रोसेस। क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में? इसमें 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनर्मल मेम्ब्रेन पजेस ए पॉजिटिव चार्ज। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप, बात समझिएगा, इसके परिणाम स्वरूप जब बाहर पोटेशियम ज्यादा हो जा रहा है और ये जो मेम्ब्रेन डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है, और परिणाम स्वरूप फाइनली लास्ट में हमने कहा 3 सोडियम बाहर ले जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर ले जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पजेस ए पॉजिटिव चार्ज। बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। व्हाइल इट्स इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज एंड दैट इज पोलराइज्ड। ये आपके सामने हो गई बात। Electrical difference across the resting plasma membrane is called resting potential. How much? -70 millivolt. कौन मेंटेन करता है? RMP को कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कैसी प्रोसेस है ये? एक्टिव प्रोसेस। लिखा है मेंटेनेंस ऑफ RMP ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज इज नोन एज पोलराइज्ड स्टेट
एक्टिव प्रोसेस है। भैया ये बात जितनी मैंने आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड कही है, ये भी अगर आप समझ गए हो तो आपके लिए बेहद आसान पॉइंट हो जाता है ये। अब पोलराइज स्टेट में एक्सोनॉर्मल मेम्ब्रेन के बाहर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अंदर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। अंदर प्रोटीन ज़्यादा इकट्ठा होता है, बाहर पोटेशियम इकट्ठा होता है यहाँ खोपड़ी पे, इस वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल कैसे भी करके याद रखिए, तो आरएमपी जनरेट कैसे हुआ? K+ के बाहर आने से। आरएमपी को मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे करता है? एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट आगे आइए। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and conduction along the axon. Along axon ही जाएगा। When a stimulus is applied at a site, जब भी स्टिमुलस किसी जगह पे आता है, ध्यान से एक चीज और देखते हैं इस डायग्राम में, K+ के लगातार बाहर आने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया। आरएमपी जब बढ़ा, पोलराइज स्टेट में रेस्टिंग फेज में आया, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप हमारा काम कर रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है और 3 सोडियम बाहर जा रहा है। ये पूरी प्रोग्राम रेस्टिंग फेज की एक पूरी कहानी है, रेस्टिंग फेज की पूरी कहानी है। आरएमपी जनरेट हुआ K+ के बाहर जाने से, रेस्टिंग फेज में है ये। हमारी जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, वो पोलराइज स्टेट में है। एट दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो रहा है आप बताएं जल्दी से। इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों जी? इस कंडीशन में ध्यान से सुनना मेरी बात, रेस्टिंग फेज चल रही है, मेंटेन किया गया है। अब एक स्टिमुलस आया, क्या आया? एक स्टिमुलस आया। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, किसी जगह पे, ए अभी डायग्राम में दिखाएंगे, ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन पे? पोलराइज मेम्ब्रेन पे। द मेम्ब्रेन एट ए साइट ए, जिस जगह पे, मान लीजिए ये जगह थी, यहां पॉजिटिव चार्ज है सब पे, यहां नेगेटिव चार्ज है सब पे, नेगेटिव चार्ज है, ये सब पे पॉजिटिव चार्ज है। किसी एक जगह पे जैसे ही यहां पे स्टिमुलस आया, तुरंत उस जगह पे मेम्ब्रेन सोडियम के लिए फ्रीली परमेबल हो गई और धड़ाधड़ सोडियम अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे ही ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज बाहर था, वो पॉजिटिव के बजाय क्या होता जा रहा है? नेगेटिव। और अंदर क्या होता चला जा रहा है? पॉजिटिव। और ये जो हमारा -60 था, ये लगातार घटते 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 लगातार बढ़ता चला जा रहा है। समझ पा रहे हो ना भाई? -60 क्या चला जा रहा है? +30 तक चला गया, +45 तक चला गया, और ये हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइज्ड। क्या हो जाती है? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से, सोडियम के अंदर जाने की वजह से। पोलराइजेशन क्यों हुआ? पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से। दिस लीड रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब जैसे ही स्टिमुलस आया, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर्टिकुलर जगह पे सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स ए रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट द साइट। और इस वजह से इस जगह पे चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव। द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। किस वजह से? सोडियम के अंदर जाने की वजह से। इस वजह से ए पॉइंट पे डीपोलराइज हो गई आपकी मेम्ब्रेन, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज होता जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at a site C is called action potential. क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल, विच इज इनफैक्ट द नर्व इंपल्स। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हम उसे ही क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? नर्व इंपल्स। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? नोन एज नर्व इंपल्स एट साइट इमीडिएटली। अब आगे चला देखिए ये वाला पॉइंट, यहां पे स्टिमुलस आया, सोडियम के अंदर आना शुरू हो गया, यहां पे रिवर्सिबिलिटी हो गई, और ये जैसे ही एक्सपाइस पोटेंशियल या जैसे ही ये +45 अटेंड कर लेता है, एक्शन पोटेंशियल अटेंड कर लेता है, उसके तुरंत बाद आगे की कहानी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन इसको थोड़ा और दिखा लूं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आपका है ये किसमें कन्वर्ट होगा? फाइनली एक्शन पोटेंशियल में। अब इससे क्या होगा? एट साइट इमीडिएटली अहेड एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इनर सरफेस एज ए करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी। अब जैसे
यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव बाद में ये नेगेटिव में ये ओवरऑल बदलता चला जाएगा और ये इंपल्स आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ये एक सिंपल फंडा है, फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा, ये चार्ज इससे बदल जाएगा। तो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए साइड, डायग्राम दिखा दूं क्या? चलिए ये देखिए, यहां पे जैसे ही आया मैसेज, आप ये देखिए डायग्रामेटिक इंपल्स कंडक्शन, दोनों इंपल्स कंडक्शन आपको दिखनी चाहिए। यहां बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। स्टिमुलस आया होगा, जैसे ही स्टिमुलस आया होगा तुरंत मामला बदल गया। सोच पा रहे ना, तुरंत मामला क्या हो गया? चेंज हो गया। सोडियम के अंदर आने की वजह से बाहर का चार्ज, अंदर का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव, और बाहर का चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। अब यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है। अब आगे एक चीज और देखिए, धीरे धीरे ये अंदर वाला, ये पॉजिटिव जो है ना, ये और आगे वाले को पॉजिटिव करता चला जाएगा, और ये इधर पॉजिटिव वाला इसको चेंज करता चला जाएगा। लगातार बदल जाएंगी चीजें। समझ पा रहे ना? यानी ये जो कंडक्शन है ये आपको समझना होगा। इसमें बस इतना सा, ये मेम्ब्रेन आपकी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। स्टिमुलस आया, सोडियम के अंदर आने की वजह से पर्टिकुलर जगह पे चार्ज बदल गया। अब ए साइट की बात हम कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आप देखिए, ए साइट पे एंट्री हुई है सोडियम की और पोलरिटी बदल गई है। अब बी साइट पे क्या लिखा है वहां चल के देखेंगे, क्या लिखा है? एट साइट इमीडिएटली एट द एक्सॉन membrane has positively charged on the outer surface and negatively charged on its inner surface। आप देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे मेम्ब्रेन बी वाला ये कैसा है? पॉजिटिव बाहर और अंदर नेगेटिव है। इसी पॉइंट को हम पढ़ रहे थे चल के आपको, यानी इसके थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं। आपके पास तो एनसीईआरटी है, मुझे आपको दिखाना पड़ता है। ऑन द, देखिए अहेड, थोड़ा सा आगे क्या कह रहे हैं कि ऑन द, एक पॉइंट और, outer surface of current flow from side B to A on complete circuit of current flow, the polarity at the site is reverse and the action potential is generated at the side B। होगा क्या एक्चुअल में? ये फिजिक्स के फंडा के अकॉर्डिंग चार्ज बदल जाएगा, ठीक है ना? बस एक बार आपको यहाँ पे नेगेटिव लाना है, एक बार नेगेटिव लाना है, उसके बाद पूरे मेम्ब्रेन में अपने आप नेगेटिव जनरेट हो जाएगा वाया इंपल्स कंडक्शन, वाया नर्व इंपल्स कंडक्शन। समझ पा रहे ना? तो दोनों बात को मैं एक बार आपको और बता दूं जिससे कि आप बात समझें। क्या? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। कौन सा पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्यों? सोडियम के अंदर आने की वजह से। इसी को नर्व इंपल्स कहा। एट साइट इमीडिएटली अहेड एक्सॉन बी मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे और नेगेटिवली चार्ज ऑन इनर सरफेस। एक बार जब बदल गया है उसके आगे इसकी बात करो, थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा अहेड। As a result, a current flow on the inner surface from site A to B। अब ध्यान से समझो, कह रहे हैं यहां से ये करंट जो A to B इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएगी और ये पूरा चार्ज, जैसे ये देखिए पॉजिटिव है तो ये आगे इसको पॉजिटिव कर देगा। समझ पा रहे ना? और ये जो नेगेटिव है ये आगे सबको नेगेटिव करता चला जाएगा धीरे धीरे। समझ पा रहे ना? ये पॉजिटिव धीरे धीरे सबको पॉजिटिव कर देगा और ये नेगेटिव धीरे धीरे सबको नेगेटिव कर देगा और इंपल्स आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझिए ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव करेगा, ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव करेगा, रिवर्स कर देगा, जैसे भी आप समझें। ये इसमें कोई फिर रूल नहीं है, ना कोई गेटेड चैनल ओपन होने जा रहे हैं, अब ये ऑटोमेटिकली बदलेगा। तो यस, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू साइट ए, मतलब क्या हुआ? अंदर ए टू बी करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो हो रही है। यहां पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है यहाँ पे कि जो आपको समझना है। तो ये दोनों बातों को आपको समझना है कि आउटर सरफेस पे बी टू ए और अंदर पे ए टू बी। ये बात आपको मैं नोट करके दिखा दूं और ये बात आप लिख भी लो। ये देखिएगा यहाँ पे, अगर आप आउटर सरफेस पे बात करें, आउटर और इनर पे बात करें, तो इनर पे कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी, और आउटर पे कहां जा रहा है? बी टू ए। ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही बदलेगा फ्लो जो मूवमेंट का है। और जब ये जाएगा तो ये पॉजिटिव इसकी नेगेटिव की वजह से यहां नेगेटिव हो जाएगा, और ये यहां पे ये वाला पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देख के समझ पा रहे ना? बदल जाएगा ओवरऑल। या यूं कह लीजिए ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इस तरीके से ये वाला पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा।
इधर आपका क्या था, पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको बदल देगा, समझ पा रहे ना। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ओवरऑल एक कहानी ये आपको समझनी है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, हेंस पोलरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द बी। ओवरऑल बात समझ गए? यानी ए पे तो जनरेट हुआ सोडियम के अंदर आने की वजह से, और बी पे कैसे जनरेट हुआ? ऑटोमेटिक, खुद से जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया इंपल्स, और ये पूरे में मूव कर जाएगा। 10 इंपल्स जनरेटेड एट साइट सी अराइव एट बी। अगले में फिर सी होगा तो सी पे चला जाएगा, डी होगा तो सी डी पे चला जाएगा, लगातार आगे मूव करता रहेगा। जैसे ये यहां पॉजिटिव था, पूरे पे पॉजिटिव था, यहां पे स्टिमुलस आया, अंदर नेगेटिव था, अब बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। ये ए साइट है, और आगे मान लीजिए अभी भी चार्ज पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, सिर्फ इसके देखने की वजह से बाहर से बी टू ए, ये मान लीजिए ए वाला पॉइंट है, तो बी टू ए, और यहां ए टू बी जाके चार्जेस को बदलता चला जाएगा, और ओवरऑल ये चार्ज भी नेगेटिव 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 और पॉजिटिव 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 हो जाएगा, ओवरऑल बदल जाएगा सब। ये मगर ऐसे में बदल दूं इसको, ये तो समझ रहे ना। तो यह सीक्वेंस इज रिपीटेड एंड पूरे लेंथ ऑफ एक्सॉन में यही कहानी बनेगी। सिर्फ एक पॉइंट पे सोडियम की वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आप मेरे सामने तो नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रयास पूरा है कि आपको बात समझ में आए। सोडियम के अंदर आने की वजह से ए साइड पे चार्ज बदला, और बाकी बी सी डी जितने भी आगे की तरफ पॉइंट हों, सब में अपने आप देख देख के चार्ज बदल जाएगा। Sequence is repeated along the length of axon and consequently impulse is conducted। अब आगे एक बार और मन को खुश करने के लिए बता दूं, और फिर इस पॉइंट को बाइंड अप करता हूं। ए पॉइंट पे सोडियम के आने की वजह से चार्ज बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव हो गया। ये मान लीजिए मैं अब बता रहा हूं, ये वाला बी पॉइंट है, इसको मैं सी मान लूंगा और इसको मैं डी मान लूंगा। आगे की तरफ चार्जेस बी से यहां नेगेटिव होकर, ये बी वाला ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को देख के यहां अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव पीछे वाले नेगेटिव को देख के अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव पीछे वाले नेगेटिव को देख के, यानी पूरा नेगेटिव बदल जाएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की वजह से आगे पॉजिटिव करता चला जाएगा, और पूरा चार्ज अपने आप, पूरा जो इंपल्स एक जो ए पॉइंट पे जो डेवलप हुआ है वो बी सी डी सब पे बदल जाएगा, और ऑल अलोंग एक्सॉन मैसेज पहुंच जाएगा। बड़ी लंबी थियरी थी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। स्टॉप दैट पॉइंट। अब बात आगे की करते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, पूरी कहानी हो गई है। द राइज इन द स्टिमुलस, अब जैसे जैसे अब अगर स्टिमुलस बढ़ेगा, राइज स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ सोडियम एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। मतलब एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट हुआ, ध्यान से समझना, आगे आइए, एक डायग्राम बना रखा था उस पर चलते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, नर्व इंपल्स आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। ये देखिए डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन जैसे ही पीक को अचीव करेगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, डीपोलराइजेशन जैसे ही पीक को अचीव करेगा, मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, या यूं कहें जो एंट्री है सोडियम की, ये बहुत ही कम समय के लिए है। अच्छे से मार्क करिएगा इस पॉइंट को। क्या? स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ऐसा नहीं बहुत दिनों तक सोडियम अंदर आता रहेगा, नहीं, बहुत कम समय के लिए है। क्विकली फॉलोड बाई राइज इन परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम, तुरंत जैसे ही ये घटना हुई, इमीडिएटली पोटेशियम के लिए फिर से परमिबिलिटी आ जाएगी। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। मतलब क्या हुआ वो सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ वो सुनिए चल के। ये देखिए, ये बहुत कम समय की घटना है। ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सोडियम की एंट्री, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, एनसीईआरटी ने लिखा है इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, और ये थोड़े समय के बाद तुरंत
पोलरिटी सॉलिड्स पोटेशियम के लिए फिर से बढ़ जाती है बाहर, और फिर से पोटेशियम धड़ाधड़ बाहर निकलना शुरू कर देगा, और इतना बाहर निकल जाएगा कि पोलराइज के बजाय हाइपर पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइज, और -70 के बजाय -80 हो जाएगा, भूल जाएगा कि मुझे कितना पोटेशियम बाहर निकलना है। इन दैट केस तुरंत हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और कहेगा भैया ऐसा है, जो तुम ज्यादा बहुराए हो तुम अंदर चलो, तो बहुत हो गया तुम्हारा, और हमारा फिर से आरएमपी मेंटेन हो जाएगा। बच्चों यही कहानी है पूरी। क्या? रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन यानी एक्सोलेमा, जो आपकी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा परमेबल होती है पोटेशियम के लिए। पोटेशियम बाहर जा सकता है, प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, और धीरे धीरे चार्ज डेवलप होता है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। इस डेवलपमेंट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और जब ये -70 पहुंचता है तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करके इसको मेंटेन रखता है कि बढ़ने ना पाए। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम के प्रति बहुत बढ़ जाती है, और अंदर का मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज पॉजिटिव और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, और ये चार्ज अपने आप एक्सॉन के ऑल अलोंग एक्सॉन आगे की तरफ मूव होता रहता है। जिस जगह पे स्टिमुलस आया है, जहां पे परमेबिलिटी सोडियम के प्रति बढ़ी है, बहुत कम समय में, बहुत थोड़े ही समय में ये रिवर्सिबल हो जाता है, और जो हमारी डीप वो जगह जो पॉइंट कोई है, एक्स पॉइंट, जहां पे डीपोलराइजेशन हुआ है, वो पॉइंट तुरंत रिवर्सिबल करके, तुरंत पोटेशियम को बाहर करके दोबारा रिगेन कर लेता है और अपने न्यूरॉन को फिर से पोलराइज स्टेट में ले आता है। भले ही वो हाइपर पोलराइज हो जाती है, लेकिन तुरंत सोडियम पोटेशियम काम करके सोडियम पोटेशियम पंप उस पर्टिकुलर जगह को दोबारा मेंटेन कर लेता है, और उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से मेंटेन हो जाती है, जिससे कि कोई दूसरा स्टिमुलस आए तो उसको वो महसूस कर सके और उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्ड कर सके। क्लियर? ये हमारी पूरी कहानी थी जिसको आप समझ पाए। लास्टली हमने आपसे कहा क्या, जो समझें रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। लिखा भी है ना कि साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। क्या है? द टाइम इंटरवल फ्रॉम स्टिमुलस ड्यूरिंग विच नो सेकेंड स्टिमुलस कैन बी गिवन, मतलब सॉरी, द टाइम इंटरवल फ्रॉम स्टिमुलस ड्यूरिंग विच अनदर यानी कि सेकेंड स्टिमुलस कैन बी गिवन, यानी पहले स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस के बीच का जो समय है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। हमारी मेम्ब्रेन पे, हमारी एक्सोलेमा पे पर्टिकुलर जगह पे स्टिमुलस आया, उसने मैसेज को आगे भेजा, दोबारा वो फिर से प्रिपेयर हुई और फिर से पोलराइज हो गई, यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में जितना समय लगे उसी को रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है। एक बार मैसेज मिला, मैसेज को आगे भेजा, दोबारा फिर से मैसेज देने के लिए तैयार है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर नर्व इंपल्स कंडक्शन। एक बार और देखें, क्या ये आपकी सिंपल पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ईसीएफ में, अंदर साइटोसॉल में, या आप आईसीएफ कह लीजिए, यहां पे चार्ज कैसा है बच्चों? बहुत अच्छे से इसको भी मेरा प्रयास है कि आपको समझ में आ ही जाए। तो ये हमारा है पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट में बाहर का चार्ज पॉजिटिव और अंदर का चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब आरएमपी हमारा यहां पे डेवलप होता है। आरएमपी कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। इसको मेंटेन कौन कर रहा है? ये देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप। कितना सोडियम बाहर ले जाएगा? 3। कितना पोटेशियम अंदर लाएगा? 2। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एंजाइम मेंटेन रखेगा इसको। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, तुरंत Na के प्रति परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। पीछे किसके प्रति थी? पोटेशियम के प्रति थी। पीछे किसके प्रति थी? पोटेशियम के प्रति। यहां सोडियम के प्रति, जैसे ही सोडियम के प्रति परमेबिलिटी बढ़ेगी, तुरंत बाहर का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फटाफट बाहर का चार्ज नेगेटिव, और बच्चों अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक बात और, अब ये लगातार आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये पॉजिटिव होता चला जाएगा और बाहर वाला नेगेटिव होता चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि ये जगह जिंदगी भर नेगेटिव रहेगी। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा,
ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तुरंत यहां की परमिलिटी बदल जाएगी, इमीडिएटली K प्लस के प्रति परमिलिटी बढ़ जाएगी और ये अपनी पॉजिटिव चार्ज को दोबारा रिस्टोर कर लेगा और फिर से रीपोलराइजेशन हो जाएगा। रीपोलराइजेशन समझते हैं? दोबारा पोलराइज हो जाना, न्यूरॉन का दोबारा पोलराइज हो जाना, और दोबारा जब न्यूरॉन दोबारा पोलराइज हो जाएगी तो फिर से वो आने वाले इंपल्स को महसूस कर सकती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो अब मतलब क्या हुआ, ये पहले बाहर पॉजिटिव था, धीरे धीरे पूरा नेगेटिव होगा और फिर से पूरा पॉजिटिव हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड। या यूं कहें दो स्टिमुलस के बीच का जो वक्त है उसे रिफ्रैक्टिव पीरियड आप कह सकते हैं। तो बस आपको याद रखना था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्यों हुआ? रैपिड पोटेशियम के बाहर जाने से। डीपोलराइजेशन का क्यों हुआ? सोडियम के अंदर आने से। पोलराइज स्टेट में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है और 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर लाता है। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर नर्व इंपल्स कंडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होता है जिससे कि आप पूरी बात समझ जाएं, और जब आप पूरी बात समझ जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कंफर्टेबली चीज़ों को कंपेयर करके पॉइंट आउट करना। इसी में थोड़ी सी बात और करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। जो इंपल्स बनी है इसका एक्चुअल में ट्रांसमिशन होता कैसे है? आपने अभी पढ़ा, ये एक्सॉन के थ्रू जब हम आगे बढ़ते हैं, पीछे लेक्चर में मैंने आपसे बात करी है, एक्सॉन पे फिर टर्मिनल पे आपने देखा होगा यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब होता है, उसके अंदर वेसिकल्स होती हैं। इन्हीं पे थोड़ी डिटेलिंग आपसे करनी है, तो क्या है वो देखते हैं। ए नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जो भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे होता है थ्रू जंक्शन, दिस इज कॉल्ड सिनैप्स। जैसे एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 1, एक दूसरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 2, इसके बीच में जो जंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड सिनैप्स। एक न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, इसी को तो हम बोलेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन। ये मान लीजिए हमारा तीसरा न्यूरॉन है, यहां पे एक और सिनैप्स हो जाएगा। ये मान लीजिए एक और न्यूरॉन है, ये हमारा एक और सिनैप्स हो जाएगा। पूरे ऑल अलोंग द ट्रांसफर हम कर देंगे। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। सिनैप्स क्या होता है इसको समझते हैं। इस सिनैप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन पहले वाला जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन और जो बाद वाला न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन। आप ऐसे ही बात को समझिएगा एक एक करके। ठीक है, समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी इसमें गैप होता है, कभी कभी इसमें गैप नहीं होता, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब गैप कब होगा, गैप कब नहीं होगा, ये समझिए। गैप कब होगा? मे नॉट। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में गैप नहीं होता। मे कब? जब केमिकल सिनैप्स की बात करेंगे, केमिकल सिनैप्स में गैप होता है और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में गैप नहीं होता। ठीक है ना? तो 2 टाइप्स ऑफ सिनैप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एंड केमिकल सिनैप्स। डायग्राम दिखा दे तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। ये देखिए, दिस इज एक्सॉन, ये हमारा प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है और ये हमारी पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। समझ पा रहे हैं ना? पूरा हमारा क्या कहलाता है? सिनैप्ट। दोनों के बीच में जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? दिस इज प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे हमेशा याद रखिएगा रिसेप्टर होगा जो प्री सिनैप्टिक के इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहां? पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे, बहुत बार पूछा गया। और प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, सिनैप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पूरे को मिला के सिनैप्स कहा जाता है। आप याद करना, एक्सॉन मैंने पढ़ाया था, एक्सॉन टर्मिनल पढ़ाया था, एक्सॉन टर्मिनल पे सिनैप्टिक नॉब पढ़ाया था और सिनैप्टिक नॉब में सिनैप्टिक वेसिकल्स पढ़ाया था और कहा था इसी सिनैप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होगा। पुरानी बातें हैं। आज सिर्फ 3 बातों को महसूस कराने आया हूं। क्या? प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, इस पर रिसेप्टर होता है, ये बात याद रखना, और बीच वाला, दोनों के बीच का जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। गैप, जिस गैप को क्या बोलते हैं आप? सिनैप्टिक क्लेफ्ट। चलिए वापस आइए। तो मे आर मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। दोनों के बीच में ध्यान रखना बच्चों, हर चीज को सीखना है। प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक, जिस पे आपको रिसेप्टर्स मिले थे, प्री और पोस्ट
दोनों का जो बीच का स्पेस है, दिस इज कॉल्ड क्लेफ्ट। अब आगे दो प्रकार के आपके पास सिनेप्स हैं। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मैं चाहूंगा आप इसे बहुत अच्छे से समझें। अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मीन्स नो गैप, मीन्स प्री और पोस्ट दोनों पास पास पाए जाएंगे। प्री वाला हो गया और पोस्ट वाला हो गया। नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, व्हाट? नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहां? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दीज सिनेप्स। डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, किसी प्रकार का किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत भी नहीं है। नो नीड। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स across electrical synapse is very similar to the impulse conduction along a single axon। जब भी हम इलेक्ट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की अगर हम बात करें तो यहां पे नो गैप पहला पॉइंट, और गैप नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही एक्सॉन में मूवमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक ही एक्सॉन में मूवमेंट चल रहा है। तो फिर से बात कर लूं, नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर is its synapse. Synapse is formed by the membranes of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron। postsynaptic neuron और presynaptic neuron को synapse कहते हैं। synapse में कभी कभी गैप मिलता है जिसे हम synaptic cleft कहते हैं, और कभी कभी गैप नहीं मिलता है, उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है। सिनेप्स दो प्रकार का है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गैप नहीं होता, केमिकल सिनेप्स में गैप होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह से हम पढ़ते हैं वो सब केमिकल सिनेप्स है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक वेरी क्लोज्ड, बहुत पास पास पाई जाती है, मैंने दिखा दिया आपको करके, अभी आगे भी और दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दी सिनेप्स, एक से दूसरे में अपने आप डायरेक्टली बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी बात, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इतना अच्छा लगता है देख के कि जैसे लगता है कि एक ही एक्सॉन में हो रहा है। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्टर होता है और केमिकल सिनेप्स स्लो होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर वेरी रेयर इन आवर लिविंग सिस्टम। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत रेयर है। डायग्राम नहीं दिया है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। यस, ये देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ध्यान से देखिए, यहां पे कोई सिनेप्टिक वेसिकल्स का ड्रामा नहीं है। यहां पे आपकी ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहां पे डायरेक्टली मैसेज एक से दूसरे में आ जा रहा है, कोई यहां पे गैप जैसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल ये हम लोगों में लिखा भी है आवर सिस्टम। आवर सिस्टम मतलब कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये रेयर है। कॉमन इन सिंपल एनिमल, अगर कोई सिंपल एनिमल है तो वहां कॉमन है। केमिकल सिनेप्स कॉमन है हायर ऑर्गेनिज्म में एंड रेयर इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये फास्ट है क्योंकि गैप नहीं है, ये स्लो है क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। दरिया पार करके जाना है सर, ठीक है ना। चलिए, ये केमिकल सिनेप्स यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट ओनली एट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है जो आप समझ गए हैं अब तक, सिनेप्टिक वेसिकल्स ये कहां मिलता है? सिर्फ प्री सिनेप्स पे मिलेगा ना, और ये हमारा पोस्ट वाला है तो पोस्ट वाले पे नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से यूनिडायरेक्शनल। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बाई डायरेक्शनल हो सकता है क्योंकि यहां पे कोई केमिकल के थ्रू कुछ नहीं होना है, एक दूसरे की तरफ कहीं भी आ जा सकता है। पोस्ट सिनेप्टिक सिग्नल सिमिलर टू प्री सिनेप्टिक, यहां पे दोनों के जैसा है, एक ही जैसा मैसेज दोनों के पास है। ये रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक सिग्नल बी डिफरेंट, केमिकल में अदर हो सकता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एक्साइटेटरी होता है और ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमेशा चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा, जबकि केमिकल सिनेप्स घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अंतर जरूर जानिएगा, भले ही कम हो तो भी। और ये काफ़ी रेयर है, हम में काफ़ी रेयर है, और ये काफ़ी कॉमन है हम में। मैंने बहुत
इसमें डायग्राम भी ऐड कर दिया है जिससे कि आपको बात समझ में आए। यहाँ पे आपको सिनेप्टिक वेसिकल्स एडिशनल है जो केमिकल में आपको मिलेगा। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े हैं, ये हमने आपको दिखाया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे कैसा मैसेज भेजेंगे, इन्हीं बातों को समझना है। तो आइए और डिटेल में समझते हैं। यस, एट ए केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यस, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री और पोस्ट दोनों अलग अलग होगा। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? यस, अभी हम आपको बताते हैं कैसे करेगा। इसमें एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होंगे। तो केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट दीज सिनेप्स। Chemical called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at these transmitter। यहां से कुछ केमिकल यहां रिलीज किया जाएगा और वो मैसेज को आगे भेजेंगे। The axon terminal contain vesicle filled neurotransmitter। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसी वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, पीछे दिखा भी चुका हूं। When impulse action potential arrive at the axon terminal, जब भी इंपल्स आएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, it stimulates the movement of synaptic vesicles toward membrane where they fuse with the। और जब एक मैसेज आएगा तो फिर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को रिस्पॉन्ड करेगा कि जाओ और मेम्ब्रेन से जुड़ो और अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भेजो। दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, मार्क करिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉइंट आउट करिएगा, फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी मैसेज आएगा तुरंत कहां? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे ही मैसेज आएगा अपने इंफॉर्मेशन को भेज देगा। द रिलीज ट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल allowing the entry of ion which can generate a new potential in the post synaptic neuron। यहां पे एक गेम है, आपको भी समझाता हूं। ये जब बाइंडिंग होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक रिसेप्टर से, तो फिर आयन चैनल की एंट्री हो जाती है। allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron। अब वो एंट्री किसकी होगी इसके बारे में आप आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ कहानी मैंने बैकग्राउंड में बना रखी, वो आपको दिखाता हूं। एक्सॉन टर्मिनल में आपके पास क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये किससे जुड़ेगा? जाके मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, और मेम्ब्रेन क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। कहां रिलीज करेगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? रिसेप्टर, जो कहां प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक। लेकिन उसके पीछे एक कहानी, नर्व इंपल्स आएगी, पहला पॉइंट। कैल्शियम आयन अंदर आएगा, वो कैल्शियम आयन, ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के ऐड किया हुआ इसमें। जब कैल्शियम आएगा तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को कहेगा भैया जाओ और मेम्ब्रेन से जुड़ो, और जब मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, ये तीसरा पॉइंट है, तो दूसरे में कैल्शियम की एंट्री हुई, तीसरे में न्यूरोट्रांसमीटर जाके जुड़ रहा है, वेसिकल्स जा रहा है, जुड़ रहा है, और चौथे में रिलीज कर दिया। पांचवें में आप देखिए ये वाला पॉइंट, लिगेंड गेटेड चैनल, इतनी डिटेलिंग नहीं है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्यों? तुरंत भाई, जैसे ही इसकी एंट्री हुई, मतलब जैसे ही ये जाके रिलीज किया, सोडियम की एंट्री हुई और आगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया। यस या नो? यस। थोड़ी कहानी और, पहला ये और एडिशनल है, एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, वोल्टेज गेटेड चैनल कैल्शियम के लिए खुल गए, कैल्शियम अंदर आना शुरू हुआ। तीसरा, कैल्शियम इंटर्स द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहां पे इस न्यूरॉन में कैल्शियम एंटर कर गया। चौथा, कैल्शियम सिग्नल द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल, किसको सिग्नल देना? न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल को जाना है और आपको जुड़ना है। फिर वेसिकल को सिग्नल कौन देगा? वेसिकल को कौन कहेगा कि आप जाओ और जुड़ो? कैल्शियम कहेगा। तो न्यूरो वेसिकल्स मूव टू मेम्ब्रेन एंड डॉक, ये जाएगी और जुड़ जाएगी, डॉकिंग प्रोटीन से जुड़ जाएगी। डिटेलिंग आपके एमबीबीएस में जाके पढ़िएगा, उतना नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज वाया एक्सोसाइटोसिस, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो वेसिकल है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आपको पता होना चाहिए, ये रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर को। कहां? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सातवां पॉइंट, और न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ जुड़ जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ जाएगा रिसेप्टर के साथ। आठवां पॉइंट, इससे तुरंत सिग्नल मिलेगा पोस्ट सिनेप्टिक सेल को, और वहां पे भी दोबारा
आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे भी पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये, आप जरूर सीक्वेंस याद रखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है, आप ये जान पाएंगे। यस सर। अब आगे की बात दोबारा फिर से करने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो पॉइंट क्या है वो सुने। रिसेप्टर पे दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन which can generate a new potential in the post synaptic neuron। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे एक दोबारा मैसेज जनरेट हो गया। अब ये न्यू पोटेंशियल मे बी आइदर एक्साइटेटरी, हो सकता है ये हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करे आगे, या हो सकता है आगे कोई दुख की बात मैसेज, भाई कोई चीज स्लो डाउन करना है तो इनहिबिटरी, और किसी से इसको प्रमोट करना है तो एक्साइटेटरी। एक कहानी जैसी बात है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, पहले तो मैं आपको कुछ और बता दूं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ग्लूटामिक एसिड चीज़ों को बढ़ाने के लिए, एड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन घटाने के लिए डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन, जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन एक बात और भी है, एसिटिलकोलिन जनरली एक्साइटेटरी है, लेकिन हार्ट में और यूरिनरी ब्लैडर में ये चीज़ों को घटाता है, यानी कि इनहिबिट करता है। अब एक सवाल है जो जनरली आएगा नहीं, अगर एक्साइटेटरी है, हंसी खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरॉन में सोडियम के प्रति परमिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन करेगा, और अगर इनहिबिटरी है तो हाइपर रिपोलराइजेशन यानी कि हाइपर पोलराइज कर देगा और दुखी हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगी पूरी बॉडी। इतनी डिटेलिंग है नहीं, बस आप इतना जानिए एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी जानिएगा, पूरा जान लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। ग्लूटामिक एसिड एक्साइटेटरी है, एड्रेनालिन एक्साइटेटरी है, एसिटिलकोलिन एक्साइटेटरी है। इनहिबिटरी में बात करें तो डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन ये इनहिबिटरी है। एक सवाल और, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जा रहा है तो वहां पे परमिलिटी पोटेशियम के प्रति बढ़ेगी और मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, और अगर एक्साइटेटरी के लिए जा रहा है तो वहां पे इंक्रीज परमिलिटी जो बढ़ेगी वो सोडियम के लिए बढ़ेगी, और इससे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और आगे की तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, या आगे की तरफ पोटेंशियल जनरेट होगा, इंफॉर्मेशन आगे की तरफ जाएगी। और इसी प्रकार से आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन का जो प्रोग्राम है वो पूरा हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पूरा हुआ। अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियोज में इतना ही, बाकी अगले में। थैंक यू।